हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 2021 मॉडल पेपर जो क्लास 10th का साइंस का है। ठीक है, साइंस का क्लास 10th का 2021 का मॉडल पेपर। और आपको पता होगा कि हमने सेट 1 और 2 जो है वो अपलोड कर दिया है। ये सेट 3 होगा दोस्तों। ठीक है, सेट 3 और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि आपको पता है कि अब बहुत ही सामने ही एग्ज़ाम फरवरी में आपका एग्ज़ाम तो होता ही है, और वहाँ से लेके अगर हम लोग देखें अभी से तो बहुत कम टाइम है। और आपको मैंने बताया है जैसे कि सारे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव जितने मॉडल पेपर है सारे मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में 2021 का मॉडल पेपर हम लोग देख रहे हैं, 2021 का, और जो सेट 3 है। ठीक है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो समय ना गवाते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कि उस समय जो था वो खंड ए और बी के रूप में होता था। 52 मार्क्स का खंड ए होता था और खंड बी जो था वो 28 मार्क्स का होता था। ठीक है, 28 मार्क्स का होता था। और पूर्णांक जो थे वो 80 मार्क्स के पूर्णांक थे। ठीक है, उस समय। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो होगा वो पहला जो आपका खंड है वो फिजिक्स, और पहला खंड जो आपका फिजिक्स और ये रसायन विज्ञान से। ठीक है, तो वहीं से सवाल भी होगा। तो पहला सवाल देखेंगे ये फिजिक्स का होगा। देखिए, पहला सवाल पूछा गया है कि यदि R1 और R2 प्रतिरोध पार्श्वबद्ध हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध पूछा गया। ठीक है, तो आपको देखिए पार्श्व क्रम जो होता है, यानी कि पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम। तो समांतर क्रम क्या होता है? 1/R बराबर होता है 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो R1 और R2 का दिया है तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, यानी कि R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। फिर सेकंड सवाल होगा कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। देखिए, तो पूछा गया है कि किसी बिंब का वास्तविक साइज चाहिए। ठीक है, वास्तविक साइज भी चाहिए, और चाहिए वास्तविक मतलब वास्तविक और समान साइज चाहिए, यानी कि बिंब के बराबर अगर प्रतिबिंब को चाहिए तो उत्तल लेंस में कहाँ पर रखेंगे इसको। देखिए, उत्तल लेंस जो होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, और बीच में आपका हो गया प्रकाशीय केंद्र O जिसको बोलते हैं। फिर यहाँ पर आ गया F1 और यहाँ पर आ गया 2F1। फिर इधर आ गया F2 और फिर 2F2। ठीक है, तो कहा गया है क्या कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज प्राप्त करने के लिए कहाँ पर बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे, तो इसको रखा जाता है फोकस दूरी के दुगने पर, यानी कि 2F1 पर। ठीक है, तो 2F1 पर जैसे रखेंगे यहाँ से एक किरण यहाँ बनेगा, और क्या होगा कि समान साइज बोला है। ठीक है, तो इसको एगो यहाँ से किरण को दौड़ाएंगे और एगो फिर यहाँ से दौड़ाएंगे, तो ये देखिए यहाँ से जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, ठीक है, ये इसके लगभग समान साइज से बनेगा। तो इसको अगर बोला जाए तो ये कहाँ पर होगा? फोकस दूरी के दुगने पर, यानी कि 2 का सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए, आपका तीसरा नंबर सवाल पूछा गया कि निम्न में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है। देखिए, खाना बनाने के लिए एलपीजी का प्रयोग करते ही हैं, कोयला का भी प्रयोग होता है, बायोगैस का भी प्रयोग होता है। सीएनजी का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि सीएनजी जो है वो गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 3 का हो जाएगा सी। अब चौथा होगा कि निम्न में किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो पवनों का देश जो है वो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, डेनमार्क को। और आपको पता होना चाहिए कि पवन चक्की चलाने के लिए 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवा की गति होनी चाहिए। तो ये डेनमार्क होगा पवनों का देश। फिर पाँचवा सवाल है कि घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, घरेलू विद्युत परिपथ में किस संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता है। तो घरेलू में श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं किया जाता, श्रेणी क्रम का उपयोग नहीं होता। घरेलू संयोजन में पार्श्व क्रम का संयोजन होता है। ठीक है, तो 5 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल होगा 6 नंबर कि संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। 6 का हो गया ए नंबर। फिर 7वां सवाल होगा कि यदि विलयन के पीएच का मान 3 है तो वह क्या होगा। देखिए, अगर विलयन का पीएच मान 3 है तो वो अम्ल होगा। ठीक है, क्योंकि अगर 7 है तो वो उदासीन होता है, और 7 से अगर सरप्लस रहा तो वो क्षार होता है, और 7 से अगर कम रहा, ठीक है, 7 से अगर कम रहा तो उसको हम लोग अम्ल कहते हैं। फिर आगे बात करेंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण। फिर 9वां सवाल है कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो देखिए, ऑक्सीजन के अगर 2 परमाणु के बीच में 2-2 आबंध पाए जाते हैं, 2-2 का बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो इसका हो गया आपका कौन सा हो जाएगा? तो 2 बॉन्ड पाया जाता है। फिर 10वां नंबर सवाल होगा बेंजीन का अनुसूत्र क्या है। तो बेंजीन देखिए एरोमेटिक के रूप में आता है, तो इस होगा C6H6, यानी कि बेंजीन का जो सूत्र होता है वो होता है C6H6। फिर बात करेंगे, देखिए यहाँ पे खाली स्थान का है, लेकिन एक ही मार्क्स का है खाली स्थान भरने वाला। दर्पण सूत्र
डैश होता है, जबकि यू बीम की दूरी, यू जो होता है बीम की दूरी, भी होता है प्रतिबिंब की दूरी, एफ होता है फोकस दूरी। तो आपको पूछा गया है कि दर्पण सूत्र क्या होता है, तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f। ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र। और अगर लेंस का बात किया जाए तो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये होगा लेंस सूत्र। फिर पूछा गया है 12 नंबर सवाल के हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के, देखिए हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन का बात किया जाए, ठीक है, बकमिस्टर फुलेरिन जिसका खोज किया था, तो हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन कार्बन के क्या है, तो कार्बन के अपरूप होते हैं, ठीक है, अपरूप होते हैं। फिर नेक्स्ट है एल्किन का सामान्य सूत्र, देखिए एल्किन पूछा गया है यानी कि असंतृप्त। आपको पता होगा कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त होते हैं, ठीक है, संतृप्त, और एगो असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त। तो संतृप्त को बोलते हैं एल्केन, ठीक है, एल्केन, और असंतृप्त को दो भाग में बांटते हैं, इसको बोलते हैं एल्किन और एल्काइन, एल्किन और एल्काइन, यहाँ जगह का दिक्कत हो रहा है थोड़ा, एल्काइन बोलते हैं, ठीक है, तो एल्किन और एल्काइन। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया है क्या, एल्किन का, तो एल्किन का सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n, ठीक है, डायरेक्ट। और अगर पूछा जाए कि एल्केन का सूत्र क्या होता है यानी कि संतृप्त का, तो एल्केन का होता है CnH2n+2 और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, देखिए पूछा गया है 14 नंबर सवाल की आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। अब नेक्स्ट सवाल 15 नंबर तो आपका 2-2 मार्क्स का हो गया, लेकिन फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बात करें ऑब्जेक्टिव का, ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्टिव को ही पहले क्लियर करेंगे। सब्जेक्टिव के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि सारे सवाल मैं कराने वाला हूँ एक बार, ठीक है। तो देखिए इधर हम लोग स्किप करके आगे बढ़ते हैं और फिर से हम लोग ये खंड बी में आते हैं जिसको बोलेंगे बायोलॉजी, क्योंकि खंड बी जो है वो बायोलॉजी है। अब बायोलॉजी में पहला सवाल दिया है कि रंध्रों का खुलना, कि अस्टोमेटा जो है वो खुलता है और बंद होता है, किस पर निर्भर करता है वो, तो प्रकाश संश्लेषण पर, कि प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार से किया जा रहा है उसके हिसाब से रंध्र खुलेगा और बंद होगा। फिर पूछा गया 28 नंबर सवाल, पराग कोष में क्या होते हैं, तो पराग कोष में पाए जाते हैं परागकण, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परागकण सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पराग कोष में पाए जाने वाले। फिर हम मुकुलन द्वारा अलैंगिक जन होता है, मुकुलन मतलब क्या होता है, तो जिसमें एक जैसे एक प्रकार का रहेगा इस प्रकार से मुकुल बन जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं मुकुलन। तो मुकुलन होता है किसमें, मुकुलन होगा आपका इष्ट में, ठीक है, इष्ट में। और एक ठो मुकुलन और होता है हाइड्रा में, तो हाइड्रा और इष्ट में होता है मुकुलन। फिर नेक्स्ट पूछा गया मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो गुणसूत्र की संख्या देखिए यहाँ जोड़ी में नहीं दिया तो डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे 46 में, अगर जोड़ी पूछता तो बोलते हैं 23 जोड़ा, ठीक है, 23 जोड़ा। इसमें ऑटोसोम और क्रोमोसोम होते हैं। फिर पूछा गया एटीपी का पूरा नाम क्या है, तो एटीपी का जो पूरा नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, हिंदी से लिख देता हूँ, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, यानी कि इसमें फास्फेट के 3 अणु होते हैं, ठीक है, एटीपी। और इसको एडीपी के नाम से भी जाना जाता है, एडीपी। तो एडीपी में इसको कहा जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और जब 3 को जुड़ गया तो ट्राई लग गया। उसके बाद पूछा गया भारत में बायोगैस, बायोगैस किस नाम से पूछे, भारत में बायोगैस को मेरे ख्याल में कि गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है, भारत में बायोगैस को गोबर गैस के रूप में प्रचलित कर दिया गया है। अब देखिए 33वां सवाल जो होगा एक सब्जेक्टिव है, और इस प्रकार से टोटल सब्जेक्टिव सवाल यहाँ पर क्लियर सब्जेक्टिव वाली वाला है। उसके बाद हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को अब क्लियर कर चुके हैं। तो इसी प्रकार से चैनल पर बने रहें, और नए आए होंगे आप लोग चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को पुराने सवालों के पैटर्न भी समझ में आए। पुराने सवाल बहुत, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर सवाल लगा कर ही आप जाएँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त आ जाए। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।